बार फिर से स्वागत है कि जैसा कि आप लोगों के लिए मैं यूपीपी पुलिस की परीक्षा के लिए आपके लिए मैं प्रश्नों की सीरीज लेके आता रहा हूं। तो इसी सीरीज में मैं आपको आज प्रीवियस ईयर 2018 में हुए प्रश्नों की ये जो सीरीज लेके आया हूं, ये पूरे 150 प्रश्नों की सीरीज है जो 2018 में प्रश्न पूछे गया था और ये पूरी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो ज़्यादा देर न करते हुए मैं सीधे प्रश्नों पर चलता हूँ। पहला प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रांस बॉर्डर ट्रेनें संचालित होती हैं? तो ये उस समय का प्रश्न है, तो इसका आंसर हो जाएगा कि 2 ट्रेनें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2। और आप सॉल्यूशन दे सकते हैं कि वो दोनों ट्रेनें जो हैं, एक का नाम है समझौता एक्सप्रेस और दूसरा जो दिल्ली से लाहौर मार्ग पर चलती है, और दूसरा थार एक्सप्रेस जो जोधपुर और कराची के बीच में चलती है। तो इसी क्रम में दूसरा प्रश्न है आपका, हाल ही में एक वैश्विक डेटा चोरी अपराध में किस कंपनी को फंसाया गया? तो उस कंपनी का नाम है कैम्ब्रिज एनालिटिका। प्रश्न तीसरा है, दिसंबर 2017 में 15वें रूस भारत चीन त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक में आयोजित की गई थी। तो वो आयोजित की गई थी नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। भारत में ब्रिटिश शासन का बड़े पैमाने पर विस्तार सहायक संधियों के माध्यम से हुआ, जो कि गवर्नर के दौरान शुरू किया गया था। तो कौन सा गवर्नर था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न पांचवा है, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद गुरुसिख की संस्था का अंत हुआ। सिखों का नेतृत्व उनके विश्वसनीय अनुशासन को दे दिया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बंदा बहादुर। तो बंदा बहादुर को उनको विश्वसनीय अनुशासन को दे दिया गया था। प्रश्न छठवां है, पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा लिया गया? तो पाकिस्तान नाम सबसे पहले जो लिया गया वो चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किसके विरोध में अपना नाइटहुड त्याग दिया था? तो आपको याद होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने त्याग दिया गया। तो इसका राइट आंसर जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। प्रश्न नंबर 8 है, गोदावरी नदी राज्य में उत्पन्न होती है। तो बताना है गोदावरी नदी कौन से राज्य में उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो वूलर झील है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की प्रक्रिया अविचारणीय रूप से संविधान से प्रभावित है। कहाँ के संविधान से प्रभावित है? ये जापान के संविधान से प्रभावित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जापान। प्रश्न 11, शिक्षा का अधिकार आरटीई अधिनियम भारत की संसद द्वारा कब लागू किया गया? तो ये 2009 में लागू किया गया। तो राइट आंसर 2009 हो जाएगा। महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने एक खगोलिक वेधशाला स्थापित की थी। तो वो कहाँ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उज्जैन में। उज्जैन में उन्होंने खगोलिक वेधशाला स्थापित की थी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय यूनिवर्सल टीकाकरण कार्यक्रम के भाग के रूप में के खिलाफ दोहरी सुरक्षा के लिए एक टीका का शुभारंभ किया। तो वो रोग कौन थे? खसरा और रुबेला के खिलाफ किया था। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो इलाहाबाद में सबसे अधिक जनसंख्या। इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। प्रश्न 15 है, निम्नलिखित में से किस एक रियासत ने पाकिस्तान में अपने प्रवेश की घोषणा की, लेकिन बाद में जनमत संग्रह के बाद भारत में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया? तो वो जो थी वो जूनागढ़ रियासत थी। 16वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती? तो आपको पता होगा राजस्थान, त्रिपुरा, मिजोरम से होकर गुजरती है, उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती। 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 8 राज्य जो हैं हमारे, आप यहाँ देख सकते हैं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? तो क्वेश्चन इसमें उत्तर प्रदेश में है, महाराष्ट्र में है, कर्नाटक में है, तमिलनाडु में द्विसदनात्मक व्यवस्था यानी विधान परिषद और विधानसभा नहीं है, यानी विधान परिषद नहीं है, विधानसभा है, तो तमिलनाडु में नहीं है। भारत की संविधान सभा की संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संघ समिति के अध्यक्ष हैं जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर जवाहरलाल नेहरू हो जाएगा। प्राचीन गणित का पुस्तक गणित सार संग्रह द्वारा लिखी गई थी। तो ये लिखी गई थी महावीराचार्य द्वारा।
किसने एक अंग्रेजी पुस्तक अनलेसिंग इंडिया लिखी है, जो एक रेखांकित करती है कि 25 से 30 वर्षों में भारत एक महाशक्ति कैसे बन सकता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वीरप्पा मोइली। भारतीय रेलवे ने अपनी हमसफर ट्रेन की शुरुआत शिरडी, आनंद विहार और डैश के बीच किया था, तो किसके बीच किया था? उसका राइट आंसर हो जाएगा गोरखपुर के बीच। प्रसिद्ध सूफी संत शेख सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश में कहाँ पे स्थित है? तो सलीम चिश्ती की दरगाह जो है वो फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हिमालय की तीसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी? ट्रांस हिमालय सहित की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माउंट कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश का राज पुष्प क्या है? तो आपको सबको पता होगा, उत्तर प्रदेश का राज पुष्प पलाश है। मनुष्य में पित्त कहाँ उत्पन्न होती है? तो पित्त आपको पता होना चाहिए कि पित्त जो उत्पन्न होती है वो लीवर में होती है, यानी यकृत सही आंसर हो जाएगा इसका। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो 1993 राष्ट्रीय मानवाधिकार की स्थापना की गई थी। राइट आंसर 1993 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग फंजाई के कारण होता है? आपको पता होना चाहिए, दाद जो होता है फंजाई के कारण होता है, कवक के द्वारा। 2016-17 के अनुसार चीनी उत्पादन और आउटपुट में 1/3 से अधिक किस भारतीय राज्य का है? तो आपको पता होना चाहिए कि 1/3 हिस्सा जो है वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश जो है वो गन्ना उत्पादन में गन्ना और आलू उत्पादन में प्रथम स्थान है। 29 प्रश्न नंबर है कि भारत के संविधान का मूल दस्तावेज द्वारा लिखित किया था, तो आपको पता होना चाहिए कि मूल दस्तावेज जो लिखा गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा लिखा गया था, और भारतीय संविधान जो लिखा गया था वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के द्वारा। 30 है विटामिन B7 का रासायनिक नाम है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन है। हॉकी के महान मेजर ध्यानचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो मेजर ध्यानचंद का जन्म जो हुआ था इलाहाबाद में हुआ था। मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? मुंशी प्रेमचंद का जन्म वाराणसी में हुआ था, तो राइट आंसर इसका वाराणसी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय। उत्तर प्रदेश के किस शहर को ग्रांस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है? तो ग्रांस ऑन द ईस्ट के नाम से जाना जाता है, जो वो कन्नौज को जाना जाता है। राइट आंसर कन्नौज हो जाएगा। कौन सा पड़ोसी देश थंडर ड्रैगन की भूमि के रूप में जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भूटान। काजुओ इशिगुरो ने 2017 में किस अनुशासन के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था? तो 36वें नोबेल पुरस्कार ये जीता गया था काजुओ इशिगुरो द्वारा, जो साहित्य के क्षेत्र में जीता गया था। पाकिस्तान सेनेट में विपक्ष की पहली महिला नेता कौन थी? तो पहली महिला नेता थी शेरी रहमान। का राइट आंसर हो जाएगा। साधक तकनीकी वाली भारत की क्रूज मिसाइल क्या है? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा 3 ब्रह्मोस। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो इसमें राष्ट्र जो है वो पुल्लिंग है। किस शब्द का प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि प्राण का प्रयोग जो होता है वो बहुवचन में हमेशा होता है। ने किस कारक का चिन्ह है? तो कर्ता ने, तो कर्ता जो है कर्ता कारक का चिन्ह जो होता है वो नहीं होता है। निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम आपको पता होना चाहिए, घर भी नाउन है यानी संज्ञा है, पहाड़ भी संज्ञा है, नदी भी संज्ञा है, आप जो है वो सर्वनाम है। निम्नलिखित में से विशेषण है, तो विशेषण लंबाई, बुढ़ापा, समझ और शांत। तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा शांत। प्रश्नार्थक क्रिया है गिरना, बोलना, सुनाना, कहना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सुनाना। लड़के ने पुस्तक पढ़ी वाक्य का काल है, तो लड़के ने पुस्तक पढ़ी यानी पढ़ी है, तो 45 का राइट आंसर पूर्ण वर्तमान, क्योंकि कार्य पूरा हो गया है तो पूर्ण वर्तमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है, तो तद्भव शब्द है अचरज, अंधकार, अंगरक्षक, आशा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अचरज। शीत का विलोम है। शीत का विलोम जो होता है आपको पता होना चाहिए कि उष्ण होता है। कर का अर्थ नहीं होता है, तो कर का अर्थ की अगर बात किया जाए तो देखो टैक्स भी होता है कर का अर्थ, और आपको पता होना चाहिए कि किरण भी होता है कर का अर्थ। तो सूर्य कर का अर्थ नहीं होता, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्य। जो कठिनाई से मिलता है, तो कठिनाई से मिलने के लिए एक वाक्य दुर्लभ शब्द का प्रयोग किया जाता है। अनिल, अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म कौन सा है? तो अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला है। अनिल का मतलब होता है वायु, अनल का मतलब होता है अग्नि, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। पराजय में उपसर्ग है। देखिए कोई एक शब्द जिसके आगे लगा के उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया जाता है उसे उपसर्ग कहते हैं, और जब पीछे लग के उसके अर्थ को परिवर्तन किया जाता है उसे प्रत्यय कहते हैं। तो इसमें जय में पराया लगाया गया, तो इसका राइट आंसर परा हो जाएगा। लिखावट में प्रत्यय पूछ रहा है, तो लिख होता है आवट लगाया गया
53 है महोत्सव का संधि विच्छेद है। तो महोत्सव का संधि विच्छेद जो है महाधन उत्सव होता है। इसका राइट आंसर मैंने घर जाना है वाक्य में अशुद्ध शब्द है, तो मुझे घर जाना होना चाहिए, मैंने लिखा तो मैंने इसका गलत अशुद्ध अंश है। देशभक्ति में कौन सा समास है? तो देशभक्ति में देश के लिए भक्ति होता है, यानी तत्पुरुष समास है इसमें, या देश की भक्ति होता है। गोली चलाई जाती है में कौन सा वाच्य है? गोली चलाई जाती है हमें आपको पता होना चाहिए कि गोली जो है वो इसका प्रभाव जो पड़ रहा है वो कर्म पर पड़ रहा है, इसीलिए कर्मवाच्य है। निम्नलिखित में से अव्यय है, अव्यय प्राचीन, मोटा, गरीब और, तो इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जिसपे क्रियाकर्ता पे किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, वचन पुरुष का टेंस का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो और उसका राइट आंसर हो जाएगा। 58 हिंदी में पूर्ण विराम का चिन्ह है, तो पूर्ण विराम का चिन्ह ये वाला होता है, आपको पता होना चाहिए। दूध का धुला होना मुहावरे का अर्थ है। 59 का राइट आंसर हो जाएगा निर्दोष होना। जिसकी लाठी उसकी भैंस लोकोक्ति का सही अर्थ है। 60 का जो सही आंसर हो जाएगा शक्ति संपन्न आदमी अपना काम बना लेता है, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। 61 हो जाएगा वीर रस का अस्थायी भाव होता है, तो वीर रस का अस्थायी भाव होता है उत्साह, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्साह। दुआ के प्रथम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? तो प्रथम चरण में जो मात्राएं होती हैं वो 13 होती हैं, और द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। 63 निम्नलिखित में से कौन सा शब्दालंकार है? तो शब्दालंकार इसमें से जो है वो यमक अलंकार है, बाकी सभी अर्थालंकार हैं। निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनि है, तो तालव्य ध्वनि इसमें से जो है वो बड़ा वाला स को तालव्य ध्वनि कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड अघोष है? तो अघोष वर्ड अगर ढूंढेंगे तो इसमें क्या है, किसी भी जो उसमें ध्वनियाँ हैं उसमें से पहला और दूसरा अघोष होते हैं, बाकी तीसरा चौथा पांचवा सघोष होते हैं। तो प्रश्न 66 निम्नलिखित में से कौन सा स्त्रीलिंग है? तो स्त्रीलिंग पूछ रहे हैं उपहार में, ग्रंथ में, मस्तक में, रचना में, तो रचना की गई, रचना इसका स्त्रीलिंग हो जाएगा, तो राइट आंसर इसका चौथा हो जाएगा। 67 है, देखिए ये एक पैसेज है। भारत ने स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए अनेक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण उपलब्धियां प्राप्त की। जब हम स्वतंत्र हुए तो उस समय हमारी स्थिति अच्छी न थी, सरकारी प्रयासों में काफ़ी सुधार हुआ, परंतु अभी भी एक क्षेत्र ऐसा है जिसे हम अभी तक कुछ विशेष नहीं कर पाए हैं, वह क्षेत्र है खेलों का। इससे बड़ी विडंबना और क्या हो सकती है कि वर्षों में हम ओलंपिक में कोई भी स्वर्ण पदक नहीं जीत पाए। दुनिया के छोटे छोटे अविकसित निर्धन राष्ट्रों के प्रतिभागी भी खेल कूद के क्षेत्र में हमसे आगे निकल गए हैं। कभी हॉकी का विशेष चैंपियन रहने वाला भारत आज इस खेल में अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है। खेलों में गिरते स्तर के लिए कौन जिम्मेदार है? एक ओर सरकार की उदासीन दोषपूर्ण सरकारी नीतियां हैं, तो दूसरी ओर विभिन्न खेल संघों की गुटबाजी, खिलाड़ियों के लिए सुविधा, एक प्रशिक्षण का सर्वथा अभाव या कुछ और प्रतिभागिताओं में भाग लेकर खाली हाथ लौटने पर सभी एक दूसरे को दोषी बताते हैं। कारण चाहे जो भी हो, इतना तय है कि खेलकूद को राष्ट्रीय सम्मान का पर्याय नहीं मानते। अभाव प्रतियोगिताओं का नहीं, अभाव है तो लगन का, प्रोत्साहन का, संकल्प का और मुंह तोड़ जवाब देने वाले जीवन का। इसका प्रश्न है खेलों में निर्धन राष्ट्र भी हमसे आगे निकल गए क्योंकि, इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खेलों का राष्ट्र सम्मान हमारे पास नहीं है इसीलिए। 68 है गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक है, तो गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक जो हो जाएगा वो खेलों का गिरता स्तर हो जाएगा। 69 है खेलों की गिरते स्तर का कारण नहीं है पूछ रहा है, तो खेलों के लिए राष्ट्रीय सम्मान, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 70 है खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जब आपसी गुटबंदी होने लगती है, तो खेलों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 71 प्रश्न है गद्यांश के अनुसार राष्ट्र की उपलब्धि में नहीं है, तो नहीं है पूछा रहा है, तो खेल उसमें नहीं है। कामायनी के रचनाकार हैं, तो कामायनी के आपको पता होना चाहिए, कामायनी के रचनाकार जो हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। फिर गोदान किसकी रचना है? गोदान गबन गोदान और स्कंदगुप्त जो प्रेमचंद की रचना है। बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास की रचना है। 75 अंधेर नगरी नाटक के रचयिता हैं, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह क्या, अब ये रीजनिंग है, तो बी के लिए देखो 2 लिखा गया है, आर 18 नंबर पे होता है, टी यहाँ पे 20 नंबर पे होता है, तो एच जो होता है वो 8 नंबर पे, इसका राइट आंसर 8 हो जाएगा।
अब ये प्रश्न है 29वां अक्षर क्या होगा अनुक्रम का। देखिए ए 1 बार, बी 2 बार, सी 3 बार, डी 4 बार। इस तरह से आप जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा कि 29वें नंबर पे जो हो जाएगा वो एच इसका राइट आंसर हो जाएगा 77 का। आप इस तरह लिख के देख लीजिएगा। 78 में टी के तुरंत बाद कितने आई ई हैं। टी के तुरंत बाद कितने आई ई हैं अगर देखेंगे तो 78 में 1 2 यहाँ 3 आपको टोटल मिलेंगे कितने, तो आप गिनिएगा, इसमें 5 आपको मिलेंगे। रमेश उत्तर की ओर जाता है, दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और फिर बाएं जाता है। तो रमेश अब किस दिशा के सम्मुख जा रहा है, तो आप देख सकते हैं रमेश को यहाँ इंगित कीजिए, फिर उत्तर भेजिए, उत्तर से फिर दाएं मुड़ाइए, फिर दाएं मुड़ाइए, फिर बाएं मुड़ाइए, तो आपको पता चलेगा कि अब किस दिशा में जा रहा है। तो 79 का आपको पता चलेगा ये पूर्व दिशा में जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पूर्व दिशा में जा रहा है। सुनीता दक्षिण की ओर चलती है, फिर बाएं मुड़ती है, फिर दाएं मुड़ती है और फिर बाएं जाती है। सुनीता किस दिशा में जा रही है, तो आप देखेंगे कि वो भी पूर्व दिशा में जा रही है। इसका राइट आंसर भी पूर्व हो जाएगा। क्या भारत में, अब प्रश्न निम्नलिखित प्रश्न पढ़िए और निर्णय लीजिए कि अनुसरण करने वाले कौन से तर्क प्रबल है। क्या भारत में कम संपन्न परिवार के बच्चों को अपने जुनून का पालन करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तर्क हाँ, इन दिनों यदि बच्चों को उसके जुनून का पालन करने की अनुमति दी जाती है तो उसके आर्थिक रूप से भी उत्कृष्टता प्रदान कर सकता नहीं। आज भी हमारे देश में एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रणाली नहीं है और पारंपरिक क्षेत्रों में खुद को स्थापित करने में समय लगता है, आर्थिक रूप से महंगा पड़ सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल तर्क एक जो है वो प्रबल है। फिर है दूसरा तर्क, क्या परिजनों को अपनी बेटियों को शिक्षित करने में उतना ही निवेश करना चाहिए जितना वे अपने बेटों को शिक्षित करने में करते हैं। नहीं, तो नहीं जो है, देखिए बच्चों और बेटियों में भेदभाव दिखा रहा है, दोनों में नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ना तो एक तर्क प्रबल है ना तो दो प्रबल है। क्या एक मैच के दौरान एक क्रिकेट टीम में एक से अधिक कप्तान होने चाहिए, तो एक से अधिक कप्तान होने का जो क्रम होगा, नहीं, किसी को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है और मैदान पर कप्तानों के नहीं होने चाहिए, एक कप्तान बेहतर होता है। नीचे दी गई संख्या में कौन सा वर्ग संख्या नहीं है, तो देखो 1225, 20-25 भी वर्गमूल है, 42-45 भी वर्गमूल है 65 का, तो 25-25 वर्गमूल नहीं है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। 85 समीकरण को हल करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो इसको हल कर लेते हैं आप एक बार चाहें तो। देखिए 60 लिखा, अब आगे 5 लिखा, पहले कोष्टक तोड़ लेते हैं, तो 2 से भाग देंगे 8 में तो 4 आ जाएगा, और 4 में से 16 में से 4 घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 भागे 5 गुणे 16 में से 4 घटाएंगे तो 12 बचेगा और भागे 3 बचेगा, तो 5 से भाग देंगे तो 12 आएगा गुणे 12 आएगा और भागे 3, तो 3 से भाग देंगे 12 में 4 हो जाएगा, तो 12 गुणे 4, 12 चौका 48, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 48 इसका राइट आंसर सही है। इसी तरह समीकरण को हल करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए, तो इसको हल कर लीजिए। देखिए 0.1 स्थान पर 7, 4, 11, 1, 12, तो सब में लास्ट में 2 हैं, ठीक है। 8, 5, 14, 14 2 16, दाएं के अंक जोड़ेंगे, 14 2 16, 16 हासिल 1 17, तो इसमें का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए 17 केवल 7 इसमें है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 86 का एक राइट आंसर सही हो जाएगा। सबसे उपयुक्त बेल का चयन कीजिए। 4/5 और 2/3 के बीच में अंतर है, तो अंतर निकाल के आप देखेंगे तो 87 में आपको मिलेगा 2/15। 30, 60 और 72 का एलसीएम निकालना है, तो 30, 60, 72 का एलसीएम निकालिए। देखो पहले बड़े से देख लेते हैं, 12 से 30 कटेगा नहीं, तो 12 हो नहीं सकता, 6 से कटेगा, 6 5 30, 6 दाम 60, उसका राइट आंसर 6 हो जाएगा।
सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। 15, 30 और 24 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समापवर्तक निकालेंगे तो इसका राइट आंसर 120 हो जाएगा। यदि 21 चॉकलेट 5:2 के अनुपात में साझा करती है तो छोटा हिस्सा चॉकलेट क्या होगा? तो 5:2, तो इसका टोटल अनुपात होगा। एक छोटे वाला ज्ञात करना है तो इसको आप लिख सकते हैं